नमस्कार साथियों, अगर आप भी जेएनयू एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपने भी बीए सेकेंड ईयर में पॉलिटिकल साइंस ले रखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि आज हम बीए सेकेंड ईयर का जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड है, प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतन, इसके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो दो नंबर के क्वेश्चन है, वो यहाँ पर करने वाले हैं। आपको पता है जैसा कि आपके जो दो नंबर के क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वो टोटल आपको एग्जाम में कितने देखने को मिलेंगे? 10 क्वेश्चन है वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन है कितने अंक का होगा? 2 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो 20 नंबर के हैं, वो रहने वाले हैं। ठीक है, और पास होने के लिए जैसा कि आपको पता है 36 नंबर हैं आपको लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो 20 अंक हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखो क्वेश्चन है जैसे कि प्लेटो के लिखने की शैली क्या है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई जो पेपर सेकंड है उसके भी हम वीडियो लाएंगे जल्द से जल्द, लेकिन हमें जो सेकंड पेपर है वो वीडियो पहले क्यों लाया, उसका कारण है ये पेपर है बहुत ही थोड़ा इजी है। ठीक है, मेरे को इजी लगता है ना, और आप अपने हिसाब से भी तैयारी कर सकते हो कि मेरे को फर्स्ट पेपर अच्छा लगता है, फर्स्ट पेपर जल्दी याद होता है तो फर्स्ट पेपर को याद कर सकते हो। ठीक है, और सेकंड पेपर सबसे पहले याद होता है तो उसे याद कर सकते हो। ठीक है, और मेरा जहां तक मानना है सेकंड पेपर है बहुत ही इजी है वो रहने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है प्लेटो के लिखने की शैली क्या है। प्लेटो का जो लिखे जैसे ग्रंथ है काफी सारे लिखे, रिपब्लिक है, ठीक है, लॉज है। ठीक है, प्लेटो का सर्वोत्तम ग्रंथ है कौन सा? रिपब्लिक। ठीक है, ये जो ग्रंथ है ना, इनके लिखने की शैली है वो क्या है? जैसे लिख दोगे आप प्रश्नोत्तरी शैली। ठीक है, ये ग्रंथ है क्या है? प्रश्नोत्तरी शैली में लिखे हुए हैं, प्रश्नोत्तरी शैली। ठीक है, प्रश्नोत्तरी शैली। ठीक है, प्रश्नोत्तरी शैली क्या होती है देखो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन है वो पूछ लेता हूं। ठीक है, आप कहां से हो? ठीक है, फिर मैं आप बताता हूं कि मैं जोधपुर से हूं, मैं जैसलमेर से हूं। ठीक है, मैं और ब्यावर से हूं। काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं वो ये बताएंगे। ठीक है, और मैं आपको कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसका आंसर दोगे। ठीक है, मतलब प्रश्न फिर उत्तरी, मतलब प्रश्नोत्तरी, आप उत्तर दोगे और मैं प्रश्न पूछूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार की शैली है वो प्लेटो की है। ठीक है, और आप प्रश्नोत्तरी शैली की जगह वार्तालाप शैली भी लिख सकते हो, ये भी बहुत ही अच्छा है, याद रह जाता आपको। ठीक है, और प्रश्नोत्तरी शैली है वैसे आपको याद रह जाएगा, है ना। और प्रश्नोत्तरी शैली में जैसे प्लेटो ने बहुत सारे ग्रंथ हैं वो लिखे। ठीक है, कैसे? जैसे एक रिपब्लिक है, ठीक है, लॉज है, ये प्लेटो के प्रश्नोत्तरी शैली के ग्रंथ है कुछ। अरस्तु ने कौन सी संस्थान को स्थापित किया? तो अरस्तु ने कौन सी संस्थान को स्थापित किया? तो यहाँ पर हो जाएगा उसका आंसर लीसियम। क्या हो जाएगा? लीसियम। ठीक है, लिख दूंगे। आगे वाला देखिएगा, अरस्तु के अनुसार है वो दास कौन है? ठीक है, दास कौन है? आप मारवाड़ी में बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं जिसके पास दिमाग नहीं है ना, वो दास है। ठीक है, दिमाग मतलब हमको यहाँ पर एग्जाम में दिमाग नहीं लिखना, हमको हिंदी में थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो विवेकहीन व्यक्ति है वो दास माना जाएगा। क्या होगा? विवेकहीन व्यक्ति दास माना जाएगा। क्या हो जाएगा? विवेकहीन व्यक्ति दास माना जाएगा। विवेकहीन मतलब जैसे एक कोई राजा है, ठीक है, ये क्या है? राजा है। ठीक है, और इसका कोई एक दास है। ठीक है, दास क्या करेगा? राजा की हर बात को मानेगा। ठीक है, राजा कहेगा वहां पर किसानों के पास है वो जाना है, उनको देखना है उनके क्या हालत है, राजा मतलब ऐसा कुछ काम है वो देंगे। ठीक है, या फिर मारवाड़ी में बोले तो कि कुतरो फंटो लावणो, खाकलो लावणो, ठीक है, फंटो बर लावणो, है ना। तो ये कुछ है काम है वो, इसमें राजा है वो दास को कहेगा। दास का मतलब होता है जो हर एक बात माने, हर किसी की बात है वो माने। ठीक है, और दास से फायदा ये होता है कि राजा का जो समय है वो बच जाता है। ठीक है, आप भी देख लो, हमारे आसपास देख लो, ऐसे बहुत सारे दास हैं वो होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं? हर किसी की बात है वो मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विवेक की कमी है, दिमाग की कमी है। ठीक है, इसलिए वो हर किसी की बात है वो मान लेते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोल लेता है कि दुकान पे जाओ ये सामान लेके आओ। ठीक है, हर कोई बोल देता, मतलब ना कोई रिश्ता, दोस्त है बस, ऐसे है ना। दोस्त ने बोल दिया कि दुकान पे जाओ ये सामान, ये प्रोडक्ट लेके आओ। ठीक है, अब प्रोडक्ट का मतलब आप समझ गए होंगे क्या मंगाना है। ठीक है, तो वो लेके आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? दास है ना। और वो अगर कह देता है कि भाई मेरे कुछ काम है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मेरे वो बैठे हैं वहां पर। ठीक है, तो वो क्या है? वो विवेक व्यक्ति है, मतलब उसके पास दिमाग है कि ये
सब कुछ क्या है, फालतू है, इनके चक्रों में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये अगर आज काम कर लिया तो कल और गई है, ठीक है। तो हमको दास है वो नहीं बनना है, ठीक है। हमको क्या बनना है, विवेक होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो दास की वजह से ही हमारे ये सब कुछ है वो चलता है। ऐसा नहीं कि भाई दास की वजह से, दास से ही हमारे ये सब कुछ है, संसार है वो चलता है। अगर दास ही नहीं होगे तो हम सबके पास दिमाग होगा तो काम कौन करेगा, है ना। तो दिमाग का भी होना जरूरी है और दास का भी है वो होना जरूरी है, ठीक है। तभी हमारा ये समाज है वो चल पाता है, ठीक है। और समाज के लिए भी फायदा ही है, ठीक है। समाज में कोई भी काम हो, जिमण वगैरह, है ना, तो उसमें भी दासों की जरूरत होती है बहुत सारी, है ना। और फिर है नेक्स्ट है, ये तो हो गया आपका अरस्तु के अनुसार दास कौन है, विवेक व्यक्ति दास माना जाएगा, ठीक है। मैं केवल ही अपने युग का शिशु था, यह कथन किस विचार का है, यह कथन किस विचार का, तो ये डन्निंग का है। किसका है, डन्निंग का है, ठीक है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है आपका, राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा ना। बस कुछ नहीं करना, वीडियो को देखना है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, है ना। अगर आप सपोर्ट करते हो, मेरे को सपोर्ट करते हो, लाइक करते हो, है ना, तो मैं आपको आगे भी इसी तरह बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा और इम्पोर्टेंट भी, और इसी तरह मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही मारवाड़ी भाषा में, देसी भाषा में, है ना। आगे वाला देखिएगा, राजनीति विज्ञान का पितामह वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अरस्तु को। किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। यहाँ पर लिख देंगे अरस्तु, ठीक है। अब अरस्तु को क्यों कहते हैं, क्योंकि अरस्तु का इस विषय के प्रति, है ना, जो राजनीति विज्ञान का विषय है, इसके प्रति क्या था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, ठीक है। क्या था, वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। और जो राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट है उसको क्या दिलाया, स्वतंत्र रूप है वो दिलाया। जैसे आप कक्षा 10वीं तक पढ़ते हो, कक्षा 10वीं में क्या होता है, विज्ञान ही होती है। विज्ञान में सारे सब्जेक्ट हैं वो आ जाते हैं, जैसे भूगोल वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, सब कुछ उसमें ही आ जाते हैं, ठीक है। जैसे हम क्लास 11th में आते हैं तो हमें सब्जेक्ट है वो लेनी होती है, राजनीति विज्ञान, भूगोल, ठीक है, और रसायन विज्ञान, है ना, कृषि विज्ञान, इस प्रकार की काफी सारी सब्जेक्ट होती हैं। तो वो स्वतंत्र है ना, विज्ञान से क्या होगी, अलग है वो होगी, है ना। तो वो क्या होगी, स्वतंत्र होगी। और जो राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र रूप दिलाया वो किसने दिलाया, अरस्तु ने दिलाया, ठीक है। प्लेटो की साम्यवाद के दो प्रमुख हैं तत्व बताने, ठीक है, प्लेटो के साम्यवाद के, ठीक है। तो इसमें एक लिख दोगे संपत्ति का साम्यवाद, क्या लिख दोगे, संपत्ति का साम्यवाद, ठीक है। और पत्नियों का साम्यवाद, बहुत सारी पत्नियां, है ना, तो ये पत्नियों का साम्यवाद है ना। संपत्ति का मतलब बहुत सारी संपत्ति होगी उसके पास, है ना, और पत्नियों का साम्यवाद मतलब बहुत सारी पत्नियां होगी, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख दोगे, ओके। आगे वाला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो आपका हो गया ना, हाँ। और प्लेटो की राजनीतिक रचनाओं में तीसरी, प्लेटो की राजनीतिक रचना है जैसे आपकी यूथीडेम्स है, ठीक है, और जैसे आपकी रिपब्लिक है ना, और कौन सी है, जैसे आपकी लॉज है ना। तो इसमें से हमें बतानी कौन सी है, तीसरी, और तीसरी भी कौन सी, राजनीतिक रचनाओं में से, ठीक है। राजनीतिक रचनाओं में से तीसरी और अंतिम जो रचना है, जो कृति है वो बतानी है, ठीक है। तो वो हो जाएगी आपकी लॉज, क्या हो जाएगी, लॉज, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉज क्या हो जाएगी, लॉज, है ना। नेक्स्ट देखिएगा, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। फिर भी लाइक नहीं करे हो तो मैं आपको दास कहूंगा, है ना, क्या कहूंगा, दास कहूंगा। अगर लाइक नहीं करोगे तो, है ना, लाइक कर दिया तो आप दास नहीं हो, है ना। नेक्स्ट देखिए आगे वाला, प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का क्या उद्देश्य था। जो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत था ना, जिसमें पत्नियों का साम्यवाद है, संपत्ति का साम्यवाद है, ठीक है। संपत्ति ज्यादा होगी तो लोग कहेंगे कि भाई ये तो राजा किसी काम का नहीं है, ठीक है। मतलब राज्य की एकता है ना, वो नहीं होगी, ठीक है। राज्य की एकता की रक्षा करना, ये सिद्धांत का क्या था, उद्देश्य है वो था, ठीक है। और शासकों के विशुद्ध विवेक की रक्षा करना, है ना, पत्नियां बहुत सारी वो होगी, ठीक है। तो शासकों का दिमाग है वो क्या होगा, विशुद्ध है वो हो जाएगा, ठीक है। कभी उस पर ध्यान, कभी उस पर ध्यान, है ना। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, तो इसलिए ना उसकी भी क्या करना, रक्षा है वो यहाँ पर करना, ठीक है। तो शासकों के विशुद्ध विवेक की रक्षा करना और राज्य की एकता की रक्षा करना, है ना। बहुत ही अच्छे तरीके से समझूंगा, देखना है बस आपको। प्लेटो का न्याय सिद्धांत की 3 विशेषताएं वो बतानी है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है, ठीक है, वो उसकी 3 सिद्धांत विशेषताएं वो बतानी। जैसे आप इसमें देखोगे, प्लेटो का न्याय सिद्धांत है ना, बाह्य नहीं है वो आंतरिक है। क्या है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत बाह्य नहीं है वो आंतरिक है, ठीक है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत है वो श्रम विभाजन सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। और प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो क्या है, वो क्या है, यहाँ पर वैधानिकम है। वैधानिक तो क्या है, वैधानिकम है। और
वैधानिकम है और नैतिक अधिकार, ठीक है। क्या है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत वैधानिकम है और नैतिक अधिकार है, ठीक है। और अगर आपको आलोचना पूछ ले या फिर कमी पूछ ले प्लेटो के न्याय सिद्धांत की कमी बताइए, तो आप लिख दोगे कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत में वैधानिकता और नैतिकता में कोई भी अंतर है वो नहीं बताया गया है, प्लेटो ने ये नहीं बताया, ठीक है ना। इसमें से भी लिख दोगे ना। आगे वाला क्वेश्चन है, बोंदा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति है वो कैसे है वो हुई, ठीक है। तो कैसे है वो हुई, तो पूरा नाम आप लिख सकते हो जीन बोंदा। क्या नाम है? जीन बोंदा, ठीक है। बोंदा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो परिवार से हुई है। क्या कहते हैं बोंदा भाई? परिवार से, ठीक है। कि राज्य कैसे बना? परिवार से बना, है ना, परिवार से उत्पत्ति हुई है ना। आगे वाला देखिएगा, राजनीतिक दर्शन के इतिहास में आधुनिकता का अग्रदूत है वो कौन है, ठीक है। आगे वाले एक क्वेश्चन हमें और पढ़ा था कि भाई राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं, तो अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। राजनीति दर्शन के इतिहास में आधुनिकता का अग्रदूत है वो कौन है, ठीक है। तो वो कौन है भाई? वो कौन है? बोंदा, ठीक है, जीन बोंदा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीन बोंदा। आगे है ना। अगला प्रश्न है भाई अपना, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म है वो कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, 14 अप्रैल। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को, ठीक है, 1891 को, ठीक है। और देहांत कब हुआ था, तो आपको याद रखना 6 दिसंबर 1956 को अम्बेडकर का देहांत है वो हो गया था, ठीक है। और पिताजी का नाम है वो क्या था, माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम क्या हो जाएगा? भीमा बाई। क्या हो जाएगा? भीमा बाई, ठीक है। और पिताजी का नाम हो गया रामजी मालोजी अम्बा वाडेकर, ये पूरा नाम है, ठीक है, रामजी मालोजी अम्बा वाडेकर, ठीक है। तो हमने 11 प्रश्न वो पूरे कर लिए। प्लेटो की लिखने की शैली क्या है? प्रश्नोत्तरी शैली है, वार्तालाप शैली है, ठीक है। कोई भी लिखो आप, है ना। अरस्तु ने कौन से संस्थान को स्थापित किया, तो लीसियम है, ठीक है। कौन सी है? लीसियम है। और उनकी रचना भी है, जैसे एथेंस का संविधान है, ठीक है, पॉलिटिक्स ऐसी कुछ रचना है, ठीक है, वो भी आप लिख दोगे। अरस्तु के अनुसार दास कौन है? जिसके पास दिमाग नहीं है, मतलब दिमाग कम है, या तो वो जन्म से ऐसे ही है, ठीक है। तो वो क्या होगा? विवेकहीन व्यक्ति होगा, ठीक है। और जो युद्ध में हार जाता है उसको भी दास बना दिया जाता है, बंदी बनाकर, है ना। तो वो भी इसमें लिख दोगे, है ना। मैं केवल अपने युग का शिशु था, यह कथन किस विचार का है, तो ये डनी का है। राजनीति विज्ञान का पितामह किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अरस्तु को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका इस विषय के प्रति क्या था? वैज्ञानिक दृष्टिकोण था। और उन्होंने राजनीति विज्ञान को क्या स्वतंत्र रूप है वो दिलाया, मतलब तुम स्वतंत्र हो, राजनीति तुम्हारे बारे में, राजनीति की बातें हैं वो होगी, ऐसा नहीं कि भूगोल इसमें आएगी, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना, ये बात होगी इसमें। प्लेटो के साम्यवाद के 2 प्रमुख तत्व हैं वो बताना है, ठीक है। संपत्ति का साम्यवाद है वो हो जाएगा, पत्नियों का साम्यवाद है वो यहाँ पे हो जाएगा। प्लेटो की राजनीतिक रचनाओं में तीसरी तथा अंतिम कृति है वो कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी लॉज हो जाएगी, ठीक है। हाँ, अगर आपको वीडियो समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी मैं लाइक करने को बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले मैं नहीं बोलता था, लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो ही लाइक करना, ठीक है। अगर आपके दिल में है कि भाई मेरे को समझ में आ गया है तो ही लाइक करना, वरना कोई भी जरूरत नहीं है। मैं लाइक करने को नहीं बोलूंगा, ना ही सब्सक्राइब करने को बोलूंगा, ठीक है। आगे वाला देखिएगा, ये हो गया प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत का क्या उद्देश्य था। तो प्लेटो का साम्यवादी सिद्धांत मतलब संपत्ति ज्यादा होगी तो लोग कहेंगे भाई इसके पास संपत्ति बहुत ही ज्यादा है ना, तो राज्य में क्या होगी? एकता की कमी है वो होगी। तो उस कमी की रक्षा करने के लिए ये प्लेटो का सिद्धांत का क्या था? उद्देश्य था कि भाई राज्य की एकता की क्या करना? रक्षा करना, ठीक है। शासकों के विशुद्ध विवेक की रक्षा है वो करना, विशुद्ध विवेक, पत्नियां ज्यादा होगी, है ना, तो दिमाग है विशुद्ध हो जाएगा, शुद्ध नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर विशुद्ध विवेक की रक्षा करना, है ना। प्लेटो का न्याय सिद्धांत की 3 विशेषताएं बतानी है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत श्रम विभाजन सिद्धांत पर आधारित है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो बाह्य नहीं है, आंतरिक है, ठीक है। क्या है? आंतरिक, मतलब न्याय है वो अंदर से ही वो होगा, है ना, बाहर से वो नहीं होगा। बाहर से हमें बहुत ही लालच, है ना, दही आ जाएगी उस पर, या तो क्या आ जाएगी? दही आ जाएगी, भाई ये तो बहुत ही जैसे कोई दुख भरी कहानी सुनेगा तो हमको क्या आ जाएगी? दया है वो आ जाएगी, ठीक है। तो हम न्याय है वो नहीं कर सकते, है ना, क्या नहीं कर सकते? न्याय नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो क्या है? प्लेटो का न्याय सिद्धांत आंतरिक है कि भाई अंदर से वो न्याय करो, है ना। जो कह रहे हैं कि भाई मतलब दया आ गई तो ऐसा न्याय नहीं करना कि इस पर दया आ गई तो मैंने इसको छोड़ दिया, है ना, ऐसा न्याय नहीं करना। जो अंदर से कह रहे हैं कि भाई ये भले ही दया दिखाई, ठीक है, लेकिन हमको न्याय करना, वास्तव में सही क्या है उसको सही को पहचानना, ठीक है, तो वो होता है यहाँ पर, है ना। ये आप इसमें लिख दोगे। और वैधानिकम है और नैतिक अधिकार है। बोंदा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई? तो परिवार से हुई, ठीक है। किसके अनुसार? जीन बोंदा के अनुसार। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में आधुनिकता का अग्रदूत कौन है? तो वो हो जाएगा जीन बोंदा। क्या हो जाएगा? जीन बोंदा।
ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म है वो कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। और उनकी माता का नाम क्या था, भीमाबाई था। और उनकी जो देहांत है वो कब हुआ था, 6 दिसंबर 1956 को हुआ था। और पिताजी का नाम रामजी मालोजी अम्बा वाडेकर था। ठीक है, ये पे मैंने पूरा रिवीजन वो करवा दिया है। और अगर आप सपोर्ट करते हो तो आगे मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बस आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं किसी और। एक बात बता देता हूँ, है ना, क्या बात, आपको हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना है। या फिर आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम में जाकर, JNU जोधपुर 2023 ऐसा ग्रुप है वो बना हुआ है। ठीक है, लिंक कमेंट में भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, है ना। देखो ज्वाइन जरूर करना, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ ना। समझ गए, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।